प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं साहित्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य प्रयोजन। हमने पिछली कक्षा में देखा था काव्य हेतु देखा था, और काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन के मध्य जो भेद है, विभेद है, उसको भी हमने समझा था। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि काव्य हेतु, और एक बार फिर से हम दोहराते हैं। काव्य हेतु का अर्थ है कि काव्य लिखने की जो शक्ति है, काव्य लिखने का जो कारण है, वो काव्य हेतु कहलाता है। जबकि काव्य प्रयोजन का अर्थ है काव्य लिखने का उद्देश्य। काव्य रचना का उद्देश्य क्या है कि जो व्यक्ति है, ये जो कवि है, वो काव्य आखिरकार किस उद्देश्य से लिख रहा है और किस उद्देश्य से पढ़ा जा रहा है, इसको ही काव्य प्रयोजन कहा जाता है। तो इसका काफ़ी विश्लेषण, विचार विमर्श काव्यशास्त्र में किया गया है। काव्य प्रयोजन काव्य प्रेरणा से अलग है, क्योंकि काव्य प्रेरणा का अभिप्राय है काव्य की रचना के लिए प्रेरित करने वाले तत्व, जबकि काव्य प्रयोजन का अभिप्राय है काव्य रचना के अनंतर यानी बाद में प्राप्त होने वाले लाभ। तो सबसे पहले हम संस्कृत आचार्यों के जो मत है वो पढ़ेंगे, और उसके बाद में हिंदी के विभिन्न आचार्यों द्वारा जो निर्दिष्ट काव्य प्रयोजन है उसकी समीक्षा हम क्रमवार ढंग से करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि संस्कृत आचार्यों ने जो काव्य प्रयोजन है वो क्या बताए हैं। सबसे पहले जो सबसे प्राचीन है काव्य शास्त्र के, वो है भरत मुनि, जिन्होंने नाट्यशास्त्र लिखा था। तो भरत मुनि जो उन्होंने नाटक के प्रयोजन की बात की, क्योंकि वो उस समय नाटक ही था। रस की बात करें तो भी रस में भी जो महत्वपूर्ण है वो 8 रस ही बताए गए थे, शांत नहीं बताया गया था, क्योंकि नाटक में शांत नहीं होता है। तो उसी ढंग से जो नाटक के प्रयोजन बताए थे उन्होंने, तो नाटक के प्रयोजन क्या बताए उन्होंने? धर्म में यशस्य आयुष्य हित बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जनन नाट्य मेदित भविष्यति। यानी नाट्य जो है, दृश्य काव्य जो है, दुख से पीड़ित मानव को शांति देने वाला, लोकोपदेश, धर्म, यश एवं आयुष्य प्रदान करने वाला होता है। ये बात कही थी भरत मुनि ने। और इसी ढंग से भरत मुनि ने जो ये प्रयोजन बताए थे उसमें भौतिक प्रयोजनों का व्यापक उल्लेख है, किंतु काव्य का प्रधान उद्देश्य आनंद प्राप्ति बताया, जिसका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है। और जगह पर अगर हम बात करें तो उन्होंने नाटक का उद्देश्य दुखार्थ व्यक्ति को सुख और शांति की प्राप्ति करना बताया गया, यानी आनंद की बात करना यहाँ पर हो सकता है। तो आगे चलते हैं और थोड़ा सा और स्पष्टीकरण करते हैं, जिससे पूरी बात स्पष्ट हो जाएगी। तो है भामह। आचार्य भामह जो 6ठी सदी के हैं, अलंकारवादी आचार्य थे, और आचार्य भामह ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में काव्य प्रयोजन की चर्चा करते हुए लिखा है, धर्मार्थ काम मोक्षेषु विचक्षण्य कलासु च करोति कीर्ति प्रीतिंच साधु काव्य निबंधनम। अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की जो प्राप्ति कलाओं के निपुणता के साथ साथ उत्तम काव्य से कीर्ति और प्रीति आनंद की भी प्राप्ति होती है। ये इस ढंग से काव्य प्रयोजन बताए गए, काव्य लिखने का उद्देश्य बताया गया है। भामह के प्रयोजन व्यापक है, भरत मुनि से काफ़ी व्यापक है, और इसमें कवि और पाठक दोनों के काव्य प्रयोजनों की चर्चा इसमें की गई है कि पढ़ने से जो आनंद प्राप्ति होती है वो भी इसमें बात की गई है। आचार्य वामन क्या कहते हैं? आचार्य वामन के अनुसार जो उनका श्लोक है वो है, काव्य सदृष्ट दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वान। अर्थात काव्य के जो 2 प्रयोजन है वो प्रयोग रूप से इस प्रकार से, एक तो प्रीति अथवा आनंद साधना कहा जा सकता है, जो लिखने वाले के लिए भी और पढ़ने वाले के लिए जो काव्य का दृष्ट प्रयोजन है, दिखने वाला प्रयोजन है। और दूसरा जो है कीर्ति अथवा यश प्राप्ति, जो काव्य का अदृष्ट प्रयोजन है, यानी दिखाई नहीं देता, जो बाद में अप्रत्यक्ष रूप से काव्य लिखने पर प्राप्ति होती है। आचार्य कुंतक की बात करेंगे हम। आचार्य कुंतक जो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक है, आचार्य कुंतक ने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में काव्य प्रयोजनों का उल्लेख करते हुए कहा, धर्मादि साधनोपाय है सुकुमार क्रमोदित काव्यबंधो बीजातानाम हृदयाराध कारक है। अर्थात काव्य धर्मार्थ सिद्धि का साधन होने के साथ साथ आह्लाद उत्पन्न करने वाला होता है। और उसी के क्रम में वो आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, चतुर्वर्ग फलास्वाद मप्यातिक्रम तद्विदाम काव्यामृत सेनांतर चमत्कारो वितन्यते। तो इसमें जो चतुर्वर्ग है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसका फल का स्वाद प्राप्त कराता है, और उससे भी बढ़कर आनंद उत्पन्न करने वाला होता है काव्य। तो व्यवहार ज्ञान, आनंदोपलब्धि एवं पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि को काव्य प्रयोजन मानते हैं। और अब ये देखिए, ये जो अलग अलग हमने काव्य प्रयोजन के मत रखने वालों की बात की थी, जो अब सबसे सार्थक और सबसे लोकप्रिय जो बात आती है वो आती है आचार्य मम्मट की। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य प्रयोजनों पर विस्तृत चर्चा की है, और उनके अनुसार जो परिभाषा दी गई है वो एक श्लोक में दी गई है, काव्यम यशसे
यशसेऽर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षते सद्य परिनिवर्तये कांता समित तयोपदेश युजे। और इसकी जो परिभाषा है उसमें संपूर्ण रूप से काव्य प्रयोजनों का उल्लेख हो जाता है। वो किस प्रकार से है, अर्थात काव्य यश के लिए अर्थ प्राप्ति, पहला है यश, यश के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, व्यवहार ज्ञान के लिए, अमंगल शांति के लिए, शिवेतर क्षते अमंगल शांति के लिए, अलौकिक आनंद की प्राप्ति के लिए, और कांता के समान यानी प्रेयसी या प्रेमिका के समान मधुर उपदेश प्राप्ति के लिए प्रयोजनीय होते हैं। तो मम्मट के जो 6 काव्य प्रयोजन वो इस प्रकार से हैं। यश प्राप्ति, जो 6 प्रयोजन है वो हम देखेंगे, यश प्राप्ति है, अर्थ प्राप्ति है, लोक व्यवहार का ज्ञान है, अनिष्ट का निवारण है या लोक मंगल प्राप्ति है, शिवेतर क्षते कहा गया, आत्म शांति आनंदोपलब्धि है, और कांता समित उपदेश है। तो इसके अंदर जो वापिस हम इसको एक बार दोहराएंगे, काव्य यश से अर्थकते यानी यश प्राप्ति, पहला जो बिंदु है वो यहाँ पर आता है, यश से अर्थकते। अर्थ प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति भी इसी में आ गया है। लोक व्यवहार ज्ञान का होता है काव्य पढ़ने से। अनिष्ट का निवारण शिवेतर क्षते से होता है। आत्म शांति या आनंदोपलब्धि होती है सद्य परिनिवर्तये, और कांता समेत उद्देश्य यानी पत्नी या प्रिय के समान जो उपदेश होते हैं वो इससे प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हम बात करते हुए संपूर्ण रूप से स्पष्टीकरण यहाँ पर हो जाता है। तो काव्य की रचना करने वाले कवि के प्रयोजन इस प्रकार से 6 बताए गए हैं। और काव्य पाठक के काव्य प्रयोजन लोक व्यवहार ज्ञान, अमंगल शांति, आनंदोपलब्धि और कांता समेत उपदेश आदि मिलते हैं। तो ये देखिए, जो यश प्राप्ति है, अर्थ प्राप्ति, आत्म शांति है, ये कवि के हो गए और बाकी पाठक के हो गए। तो मम्मट का ये जो काव्य प्रयोजन है वो बहुत अधिक व्यापक है और ये काफ़ी हद तक काव्य प्रयोजन की संतुष्टि करता है। तो अगर हम इनको अलग अलग पढ़ना चाहें तो इस प्रकार से सबसे पहले बात करें तो यश प्राप्ति, यश प्राप्ति की इच्छा कवि गण काव्य रचना में प्रवृत्त रहते हैं। यश प्राप्ति को ही मम्मट ने प्रमुख काव्य प्रयोजन माना है और निश्चित तौर से काव्य की रचना करके अनेक महाकवियों ने यश की प्राप्त की है। चंद बरदाई को हम याद करते हैं आज, तुलसीदास, कालिदास, बिहारी प्रसाद, तो ये आज भी अमर है। तुलसीदास ने अपनी इस यश प्राप्ति वाली बात के लिए कहा गया है कि निज कवित के ही न लाग न नीका, सरस हो वो अथवा अति फीका, कैसा भी हो, चाहे फीका हो चाहे मीठा हो, फिर भी खुद की कविता स्वयं को बहुत अच्छी लगती है। जो प्रबंध बुद्ध नहीं आदर ही, और जिस रचना को विद्वानों को आदर प्राप्त नहीं होता, सो श्रमवाद बाल कवि करी, तो उस रचनाकार का श्रम ही व्यर्थ है। अगर उसको यश प्राप्ति नहीं हुई है, लोगों का सम्मान प्राप्ति नहीं हुई, तो उसको लिखना ही बेकार गया। तो इससे ये थोड़ा सा पता लगता है, अनुमान लगता है कि हर कवि की आकांक्षा होती है कि उसकी रचना विद्वानों के द्वारा सराही जाए, अर्थात यश पाने की कामना सभी कवियों में। तो जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी तो पद्मावत में स्वीकार करते हैं ये बात कि मैं चाहता हूँ कि अपनी कविता के द्वारा, ये जो पद्मावत लिखा था 1540 ईस्वी में, तो वो कहते हैं कि ओ मैं जान कविता अस्कीना, मैंने यह सोचकर इस कविता की रचना की है, मकू यह रहे जगत महचीना, यानी जो संसार मुझे परिचित रहे, मुझे जानता रहे, और इसके चलते मैं कविता की रचना कर रहा हूँ। निश्चित तौर से सफलता प्राप्त हुई है। पद्मावत को आज भी हम याद करते हैं, लगभग 500 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी हम याद करते हैं, और मलिक मोहम्मद जायसी को भी हम याद करते हैं। तो रीतिकालीन कवि जिसमें आचार्य कुलपति देव और भिखारी दास है, तो अपने काव्य प्रयोजनों में यश प्राप्ति को विशेष स्थान दिया गया। अंग्रेजों की ये जो कहावत है, फेम इज़ द लास्ट इन्फर्मिटी ऑफ नोबल माइंड्स, जो बड़े बड़े दिमाग है, उदार हृदय हैं, वो भी यश प्राप्ति की इच्छा उनके मन में निश्चित तौर से रहती है। यानी महान विद्वानों की अंतिम कमजोरी यश कामना होती ही होती है। चलिए, जो यश प्राप्ति पहला प्रयोजन रहा है। दूसरा जो प्रयोजन है वो अर्थ प्राप्ति यानी धन की प्राप्ति है। देखिए, आज का तो आर्थिक युग में तो धन का विशेष रूप से बहुत महत्व बढ़ गया, लेकिन पुराने समय में भी, जिसमें हम बात करें खासतौर पर रीतिकाल में भी, जो धनोपार्जन था उसके चलते हुए कवि लोग दरबारों में अपनी कला का प्रदर्शन किया करते थे, आश्रय ग्रहण किया करते थे। तो इसके लिए महत्वपूर्ण है, हम कह सकते हैं कि अर्थ प्राप्ति भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। एक जैसे कि कहा कि बिहारी को तो हर दोहे के लिए अशर्फी प्राप्त होती, जो उन्होंने बिहारी सत्सई लिखा था, तो मिर्जा राजा जय सिंह उन्हें हर दोहे पर एक अशर्फी दिया करते थे, और इस ढंग से उनकी बिहारी सत्सई की रचना हुई है। आज भी हम मंची कवि जो देखते हैं या फिर जो साहित्यिक कवि देखते हैं, वो अर्थ प्राप्ति के लिए ही लेखन किया करते हैं। तो निश्चित तौर से कविता धनोपार्जन का माध्यम बन गई है। तो मम्मट ने अर्थ प्राप्ति को काव्य प्रयोजन में स्थान इसीलिए दिया है। अगला जो बिंदु हम देखते हैं, व्यवहार ज्ञान। आचार्य मम्मट ने व्यवहार ज्ञान को भी काव्य का प्रयोजन माना है। जैसे कि हम अच्छे अच्छे काव्य पढ़ते हैं, हमने
पृथ्वीराज रासो पढ़ा है या फिर हमने रामायण महाभारत पढ़ा, तो उससे जो एक शिक्षा प्राप्ति होती है, एक नीति की प्राप्ति है, जैसे पंचतंत्र पढ़ते हैं हम, ज्ञानोपदेश पढ़ते हैं, तो उससे क्या एक व्यवहार ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे हम जगत के अंदर किस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं उसको हमें पता लगता है। पाठकों को उचित व्यवहार की शिक्षा प्राप्त होती है। पंचतंत्र, हितोपदेश, नीति शतक जैसे ग्रंथ है वो व्यवहार ज्ञान की शिक्षा के लिए ही लिखे गए हैं। काव्य के अनुशीलन से हम ये ज्ञात होता है कि हम किस प्रकार का व्यवहार करें। और आधुनिक विद्वानों में हम बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने निबंध संग्रह चिंतामणि में स्वीकार करते हैं कि काव्य से व्यवहार ज्ञान होता है। और क्या कहते हैं रामचंद्र शुक्ल? ये धारणा कि काव्य व्यवहार का बाधक है, उसके अनुशीलन से अकर्मण्यता आती है, वो ठीक नहीं है। कविता तो भाव प्रसार द्वारा कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्र का और विस्तार कर देती है। चलिए, ये इस प्रकार से हुआ कि व्यवहार 3 अब तक हमने देखा है कि यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, और तीसरा हमने देखा था कि व्यवहार ज्ञान प्राप्त करना। अगला जो बिंदु है वो है शिवेतर क्षतये। शिवेतर का मतलब है अमंगल। शिव इतर, शिव का मतलब होता है मंगल, अच्छाई, और शिवेतर यानी अमंगल। क्षतय का मतलब होता है नष्ट कर देनी। शिवेतर क्षतय यानी जो अमंगल है उसका नाश करने वाला ही काव्य। काव्य अमंगल का विनाश करता है और कल्याण का विधान करता है। तो अपने युग और समाज को अनिष्ट से बचाने के लिए कवियों ने काव्य रचनाएं लिखी है, तो उसको ही शिवेतर क्षतय कहा जा सकता है। जैसे कि कुरुक्षेत्र लिखा है दिनकर जी ने, और भी अनेक रचनाएं लिखी गई है, तो वो शिवेतर क्षतयों के लिए लिखी गई है। धर्म भारती का अंधा युग है जो परमाणु अस्त्रों में विनाश की विभीषिका बताता है, ये भी शिवेतर क्षतय का एक उदाहरण है। और अलग अलग विद्वानों ने अपनी खुद की शिवेतर क्षतय यानी अमंगल का नाश करने के लिए, जैसे कि बाहु पीड़ा हुई थी तुलसीदास को, तो उन्होंने हनुमान बाहु की रचना कर ली थी, जिससे बाहु रोग से मुक्ति मिलने के लिए रचना की थी। तो इस ढंग से शिवेतर क्षतय की बात होती है। और एक बात और भी आती है कि कई विद्वान कहते हैं कि काव्य का जो उद्देश्य है कला समाज के लिए होनी चाहिए, तो शिवेतर क्षतय भी इस ढंग की बात है। मानते जो कला को बस कला के अर्थ ही, स्वार्थी करते कला को व्यर्थ ही। यानी कला का जो उद्देश्य है वो समाज की रक्षा के लिए, समाज में जो अमंगल है उसका नाश करने के लिए होना चाहिए। कला जनहित में, लोकहित में होनी चाहिए। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि ये काव्य प्रयोजनों पर विस्तार से विचार करते हुए कहते हैं काव्य का प्रमुख प्रयोजन रसानुभूति बताते हैं। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत में मानवीय पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। और कविता को मनोरंजन के उद्देश्य का विरोध करते हो। प्रेमचंद भी कहते हैं कि कविता जीवन के लिए होनी चाहिए, कविता समाज के लिए होनी चाहिए, कविता का कोई सार्थक उद्देश्य होना चाहिए। तो इस प्रकार से अलग अलग बातें कही गई थी। इसमें साहित्य के उद्देश्य की बात आ जाती है, तो साहित्य का उद्देश्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानव हित तथा लोक मंगल बतलाते हैं। जिसमें हमने पहले बात की थी, जैसे मुंशी प्रेमचंद है, वो भी काव्य या साहित्य का उद्देश्य मनोरंजन नहीं मानते। उनके अनुसार कहा साहित्य का लक्ष्य मानव विवेक को जागृत करना है। क्या कहते हैं मुंशी प्रेमचंद? साहित्य का उद्देश्य हमारा मनोरंजन करना नहीं है, यह काम तो भाटों, मदारियों और विदेशियों और मस्करों का है। साहित्यकार का पद इनसे बहुत ऊंचा है, वह हमारे विवेक को जागृत करता है, हमारी आत्मा को तेजोदीप्त बनाता है। तो ये देखिए, एक और बात हम करें कि भाई पाश्चात्य जो काव्य शास्त्र है उसके अंदर काव्य को शिवेतर क्षतय न मानते हुए खुद शिवेतर माना गया है। जैसे कि हम बात करें तो जो प्लेटो, अरस्तु जो हुए हैं, उनमें जो प्लेटो ने उन्होंने उसका इसी ढंग से उसका विरोध किया है। तो पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र में काव्य प्रयोजन पर इस ढंग से 2 मत हैं। कलावादियों में कला का एकमात्र प्रयोजन सौंदर्य सृष्टि है, इसलिए वे कला कला के लिए कहते हैं, जबकि उपयोगितावादियों के लिए कला का उद्देश्य लोकहित का विधान करना है। तो इस ढंग से जो बात निकली है आकर काव्य प्रयोजन के संबंध में जो मत है उसका निष्कर्ष है कि सबसे पहली बात हो कि प्रत्येक व्यक्ति का काव्य प्रयोजन एक सा नहीं होता, कि निश्चित तौर से प्रयोजन यानी उद्देश्य, हर व्यक्ति कविता को अलग अलग उद्देश्य से लिखते हैं। जैसे कि हम बात करें जो छायावादी कवि है उसका उद्देश्य अपनी निज वेदना को व्यक्त करना होता है, लेकिन प्रगतिवादी कवि का उद्देश्य है समाज के अंदर एक स्थापना के करना होना, एक व्यवस्था की स्थापना करना होता है, शोषक शोषित का समर्थन करना होता है। तो उद्देश्य पूरी तरह से अलग अलग होते हैं, प्रयोजन अलग अलग होते हैं। दूसरा जो बिंदु है, आनंद प्राप्ति काव्य का प्रमुख प्रयोजन है, जिससे रसानुभूति से प्राप्त किया जाता है। यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, अमंगल का विनाश और लोगोपदेश भी काव्य प्रयोजन है। काव्य प्रयोजन काव्य प्रेरणा यानी काव्य हेतु से पूरी तरह से अलग है। तो हम अंतिम रूप से चले तो आचार्य मोहम्मद ने जो दिए हैं वो निर्दिष्ट काव्य प्रयोजन उचित, तर्कसंगत, व्यापक तथा व्यवहारिक है, अतः हम इन्हीं को वरीयता देते हैं। उदात्त काव्य का प्रमुख उद्देश्य लोकोत्तर आनंद प्राप्त करना, चेतना का परिष्कार करना और जीवन मूल्यों की स्थापना करना माना जा सकता है।
रसानुभूति काव्य को ब्रह्मानंद सहोदर बनाती है और अतः वही काव्य का सकल मौलिभूत प्रयोजन है। तो इस प्रकार से हमने साहित्य शास्त्र की जो आरंभ की जो कक्षाएं रहती है उनके अंदर हमने काव्य प्रयोजन देखा है। काव्य प्रयोजन में अलग अलग हमने मत देखे हैं और आपको निश्चित तौर से ये बहुत अच्छे ढंग से समझ भी आया होगा। और आचार्य मम्मट का जो मत है जिसके अंदर ये उन्होंने काव्य प्रकाश में लिखा है, काव्य यशस्यर्थ कृते व्यवहार विदेश वितर्क्षते सद्य परिनिवर्ते कांता समेत तयोपदेश है। ये जो बात कही है, ये जो उनका श्लोक है, ये काफ़ी प्रसिद्ध है और आपको इसको अच्छे ढंग से याद कर लेना, रट कर रख लीजिए, तो आपकी परीक्षा में इसका उपयोग निश्चित तौर से हो सकेगा। तो ये वीडियो इसी के साथ में समाप्त होता है। इस वीडियो से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य लिख दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने मित्रों के पास में भेजें और इसके ऊपर चर्चा करें और आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से भी चर्चा इसके अंदर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो से आपको निश्चित तौर से फ़ायदा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रोफेसर सूर्य प्रकाश पारिक, सहायक आचार्य हिंदी साहित्य, श्री शिवचरण माथुर राजकीय महाविद्यालय, मांडलगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद।